प्रोग्राम को रौनक बख्शी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम को कीनोट है करियर गाइड। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने में लगाते हैं, जैसे हम लोग न्यू स्किल्स सीखते हैं या कोई न्यू एजुकेशन परसीव करते हैं, तो वो भी करियर का एक पार्ट है। हम उसे करियर नहीं बोल सकते, इट इज़ अ पार्ट ऑफ करियर। करियर को हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटे से बहुत अदना को समझ करके रखा है। असल में हम लोग करियर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन करियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कुछ लोग करियर को एजुकेशन के साथ रिलेट करते हैं। कुछ लोगों का मानना है करियर इज इक्वल्स टू एजुकेशन। इफ दे गेट अ जॉब, इफ दे गेट एडमिशन इन मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA or any other courses, they think they have made their career, but they are wrong. कुछ लोगों का मानना है करियर इज इक्वल्स टू जॉब। वो लोग सोचते हैं if they get a job as a banker or civil engineer or software engineer or a research scientist, but they are also wrong. वो गलत सोचते हैं कि वो करियर को इस चीज़ के साथ रिलेट करें। और इसी तरह से करियर को कुछ लोग ऑक्यूपेशन के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन असल में लाइफ में करियर की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह है कि हम लोग करियर को हमारी ज़िंदगी में जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। तो आप कॉमर्स ले लो, क्योंकि आगे आपको संभालना है, लेकिन एक्चुअल में बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो तो साइंस में होता है। तो इसी वजह से बच्चे का पूरा के पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है, क्योंकि उसका जिसमें इंटरेस्ट था वो तो उसने पढ़ा ही नहीं, उससे वो सब्जेक्ट की शुरुआत तो हुई नहीं उससे शुरुआत से। तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, कैसे उस चीज़ को पा सकता है जैसे उसके पेरेंट्स ने उसे
या कुछ बच्चे अपने फ्रेंड्स को देख करके चले जाते हैं कि हमारा फ्रेंड तो ये सब्जेक्ट ले रहा है, हम भी यही सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन असल में उसका वो पोटेंशियल होता ही नहीं। उसका फ्रेंड ले रहा है मैथमेटिक्स तो वो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, तालियों से स्वागत करें। हेमंत चौबे सर से सिद्धार्थ, मैं आदित्य सर से गुजारिश करती हूँ। मैं नकीब सर से गुजारिश करती हूँ, मैं शहारिश सर से गुजारिश करती हूँ कि स्टेज पर आएं। मैं बच्चिया प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 10th 12th पास स्टूडेंट्स का प्रतिभा सम्मान समारोह हौसला अफजाई प्रोग्राम रखा गया है। ठीक इसी के साथ साथ जो है कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम भी रखा गया है। कैरियर गाइडेंस के ऊपर अभी आप लोगों को बहुत सारी मालूमात में बता रहे थे और तालीम का मकसद सरकारी नौकरी हासिल करना होगा तो फिर समाज के अंदर नौकर ही पैदा होंगे, रहनुमा नहीं होंगे। जबकि तालीम का बुनियादी मकसद ये है कि हमारा जो फिक्री शऊर है, हमारी जो समझ है वो डेवलप हो जाए। हम जो है अपनी ज़िंदगी को एक सही फिक्र के साथ, एक अच्छी समझ के साथ ज़िंदगी जी सके। इसके लिए जो है हमें तालीम के मकसद को समझना है। हाँ, आप नौकरी जरूर हासिल करें, आपकी जद्दोजहद होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि आपके जो नौनिहाल हैं, आपके जो बच्चे हैं वो IAS बने, IPS बने और भी जितनी जो है कोर्सेज होती है, डिग्री होती है और ये जितनी पोस्ट की एग्ज़ाम होती है वो सब आप पास करें। लेकिन तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो इल्म हासिल करना जो मकसद है, उससे मकसद ये है कि शऊर आ जाए, हमको एक समझ आ जाए कि हम अपनी ज़िंदगी को किस ढंग से जी सकें और हम अपनी दुनियावी और आखिरत वाली ज़िंदगी बेहतर बना सकें। हमने तालीम के मकसद को जो है नौकरी तक के समझ रखा है, जो बिल्कुल ही एक छोटी सोच है कि यार नौकरी तो मिलती नहीं है तो तालीम हासिल करके हम क्या करेंगे। अच्छा, तो ये भी हम बताएं कि भाई अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उससे हम लोग क्या हासिल कर लेंगे। अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो हम उससे क्या हासिल कर लेने वाले हैं, उससे कुछ भी हमको हासिल नहीं होने वाला है और हम जो है बहुत एक आम और खस्ता सी जिंदगी जी सकेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है एक अच्छी उनकी अपनी पहचान बने और वो अच्छे मुकाम पर पहुँचे तो हमें जो है तालीम के मकसद को, मफहूम को जो है बड़े दर्जे में समझना होगा, ताकि हमारे बच्चे इल्म हासिल करने के बाद एक ऐसा शऊर, एक ऐसी समझ उनके अंदर आ जाए कि वो जिस लाइन में, जिस फील्ड में, अगर वो बिजनेस भी करे, अगर वो व्यापार भी करे या वो कोई अपना पर्सनल कोई जॉब काम कुछ करना चाहता है तो वो उसको बेहतर ढंग से कर सके। इसलिए हमें इल्म के मकसद को सही समझना है और हमें हर एक बच्चे को जो है उसकी मुकम्मल तालीम होना चाहिए। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट की समस्या है, प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे जो है 5वीं तक पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, 8वीं तक या तो पढ़ाई किसी की जारी रहती है फिर वो भी छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से जो है बच्चे पहली क्लास में तो 100% एडमिशन होते हैं, लेकिन कॉलेज पहुँचने तक के जो है मुश्किल से 1% स्टूडेंट जो है कॉलेज में पढ़ाई कर पाते हैं।
जो बहुत ही प्रॉब्लम है, और इससे जो है कि एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि हमारी जो कौम के बच्चे हैं वो किस तरह जो है अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो इसलिए हमको ये समझना है कि हमें अपने बच्चों को आला तालीम हासिल दिलाना है, और साथ ही साथ जो है उनको एक अच्छे मुकाम तक भी पहुँचाना है। इसी के साथ ये प्रोग्राम जो आज हमने रखा है 10th 12th के जो बच्चे हैं उनका प्रतिभा सम्मान समारोह, उनका हौसला अफजाई हो, ताकि वो बच्चों को यहाँ से और भी एक अच्छी बुलंदी मिले। और यहाँ पर जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, आज आप उनको जब बच्चे जो है पढ़कर IAS IPS और रेलवे बैंकिंग वहाँ से जो है बच्चे पास आउट होकर जो है अपना एक नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने स्टेट का, अपने देश का जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। आज वो सारी पर्सनैलिटी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर हेमंत को छोटे से यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, क्योंकि इंदौर के अंदर एकेडमी है दृष्टि के नाम से जो है, और वहाँ पर आप जो है IAS IPS की तैयारी करवाते हैं। उसी के साथ जो है यहाँ पे संजीव गुप्ता सर हैं, वो भी कोचिंग क्लास एकेडमी है उनकी, और अखिलेश खरे सर, जैनुद्दीन जिलानी सर, यहाँ पर ऐसी पर्सनालिटी यहाँ पर बैठी हुई है कि जिनको आप सुनेंगे तो आपने रूबरू सुना है, वो वाकई जो है इस लायक है कि उनको सुनने के बाद जो है हमारे मन में एक उम्मीद जागी है कि हम भी अपने बच्चों को जो है इसी तरह से पढ़ाएंगे और इसी तरह से उनको बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हमारे बच्चे अपना नाम रोशन कर जो है उनको यहाँ पर माइक पर दावत है, ताकि ये प्रोग्राम सिस्टमेटिक ढंग से शुरू हो। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अकबर अली सरकार और श्री जिलानी सरकार जो हमारे अन्य मित्र हैं, उन्होंने मौका दिया और मैं आपके सामने हूँ इस समय। जिलानी सरकार कौन आया कि एक प्रोग्राम है और जिसमें 12th वाले ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स हैं जिनके करियर गाइडेंस के लिए प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो खुद मैं पिछले 15-20 साल से करियर गाइडेंस की फील्ड में हूँ, जैसा कि अभी सबने बताया। तो नो डाउट हमारी क्लास से कई सारे स्टेट PSC में स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DSP और कई सारी जगह पोस्टेड हैं। ठीक है, ये तो एक बात की बात है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है कि आप सभी लोग, मेरा मतलब है आप में से जितने लोग भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था, आप में से कितने स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनका ग्रेजुएशन अभी हो गया है? एक बार हाथ ऊपर कर लें, मैं थोड़ा मैं चाहूँगा। आप में से अभी कोई क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरा है क्या? जिसने भी भरा है यस के हाथ खड़ा कर दें। ओके, अभी 19 को MD-BSc प्रीलिम्स का एग्जाम है। आप में से कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। वो उसका महत्व समझें, ठीक, और उसको उसी लेवल पर ही तैयार करें। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि इस समय कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और कॉम्पिटिशन में सभी लोग MD-BSc का, तो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन से आपको बताना चाह रहा हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड देखिए। स्टेट लेवल पर जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, उन सभी सरकारी विभागों में डायरेक्ट जो क्लास 2 जाता है और डायरेक्ट जो क्लास 3 जाता है, वो MPPSC की परीक्षा से ही जाता है। ठीक, डायरेक्ट क्लास 2 से मतलब मेरा ये है, जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना, या DSP बन जाना, या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बन जाना, या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बन जाना। ये जो डायरेक्ट जाते हैं, ये MPPSC की परीक्षा से ही जाते हैं। वो मैं परीक्षा आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप
स्लाइड पर देख रहे हैं, एग्जाम 3 स्टेज में है। सबसे पहले प्रीलिम्स जो कि अभी 19 जून को होगा, तो पेपर होंगे इसके, ठीक। उसके बाद मेंस, प्रीलिम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। उसके बाद मेंस है जो सब्जेक्टिव है, जैसा कि आप कॉलेज में एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स से पास करेंगे तब मेंस देंगे। थर्ड इंटरव्यू है जो कि आप लोगों ने अपने कॉलेज में या स्कूल में वाइवा दिया होगा, ओरल टेस्ट, वो ये तीनों स्टेज होते हैं। एक बार में वो तीनों स्टेज निकालेगा और यदि वो मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाता है। 3 चरण की परीक्षा। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की, जो भी 19 जून को है। जैसे मैंने आपको बताया था 2 पेपर है इसमें। जो पेपर 1 है वो जनरल स्टडीज का है, यानी कि सामान्य ज्ञान का है, सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे उसमें इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, मध्य प्रदेश है, स्पोर्ट्स है, करंट अफेयर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये बहुत सारे उसके सेगमेंट है। ये फर्स्ट पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पेपर है वो एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, पैटर्न इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग वगैरह, थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग, अनसीन पैसेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी यहाँ पर आपको केवल 40% नंबर लाना है। लेकिन यदि आप फॉरेस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी और जो लोग उस मेरिट लिस्ट में आएंगे वो एग्जाम देंगे। उसके नेक्स्ट चरण का मेंस का। प्रीलिम्स में जैसे मैंने आपको बताया था, आपका कल्चर, एमपी का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, नेशनल इकोनॉमिक इवेंट, थोड़ा बहुत कंप्यूटर, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा है, इसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर अच्छा खासा होता है। और उसी के साथ साथ कुछ हमारे संस्थान, ये पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें से कोई भी प्रश्न किसी भी जगह से आ सकता है, उसका कोई डिसाइड नहीं है कि इतिहास से इतने आ जाएंगे, संविधान से इतने आ जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, माइनस मार्किंग नहीं। चलिए जैसा मैंने आपको बताया था, प्रीलिम्स आपने पास किए और यदि आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप मेंस देंगे। मेंस में आपको लिखना है, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, कुछ शॉर्ट नोट, कुछ वेरी शॉर्ट नोट, कुछ लॉन्ग आंसर। यानी कि 3 लाइन में लिखना है, 10 लाइन में लिखना है और 2 पेज में लिखना है। ये 3 कैटेगरी के आंसर होते हैं, जिसमें आपको टोटल 6 पेपर। पेपर 1 आपका इतिहास, भूगोल। पेपर 2 आपका जिसमें संविधान है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था है, समाजशास्त्री है। पेपर 3 में ये पूरा का पूरा तो पेपर 3 है, ये साइंस का है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड में होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट ले लेते हैं। चौथा पेपर आपका फिलॉसफी, साइकोलॉजी और यहाँ से आपकी मार्किंग शुरू होगी। प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते, वो केवल एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर। यहाँ पर से मेरिट लिस्ट बनेगी और जो लोग उस मेरिट लिस्ट में आएंगे वो किसके लिए क्वालिफाइंग नहीं करके हो जाएंगे, वो इंटरव्यू देने के लिए पहुँच जाएंगे। चलिए अब बात करें इंटरव्यू। इंटरव्यू में लगभग सभी जगह जैसे होते हैं और इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने में आ सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। ठीक हो सकता है कि आपके नाम से ही शुरुआत हो जाए कि आपका नाम ये है तो आपके नाम का अर्थ क्या है, क्यों है, क्या है, कैसा है,
खरगोन के बारे में बताएं, बहुत कुछ। तो देखिए पर्सनल बायोडाटा भर के देते हैं MPPSC को, उसमें से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने BA कर रखा है, BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, उसके बारे में प्रश्न पूछने आएंगे। होम डिस्ट्रिक्ट जैसे यदि भी कुछ भी, ये इंटरव्यू है वो 175 मार्क्स का होता है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे और फाइनल रिजल्ट आएगा। और फाइनल रिजल्ट में क्योंकि 3 बड़े लोग इंटरव्यू लेते हैं, यदि पोस्ट हैं 500 तो इंटरव्यू देने वालों की संख्या कितनी होगी? 1500। 1500 में से केवल 500 लोगों को ही चयनित किया जाएगा उनके नंबरों के आधार पर, ठीक। और उसी के हिसाब से ही पोस्ट मिलेगी। पोस्ट यानी आपको सर ARTO इन सब के आपका नाम सुन रखे होंगे, ठीक। मैं तहसीलदार, जो तहसीलदार के चार्ज में रहता है, या वाणिज्यकर निरीक्षक, या एक्साइज में सब इंस्पेक्टर, इन सब के आपने नाम सुने होंगे। ये केवल यहीं से ही जाएंगे। यानी MPPSC की जो परीक्षा है वो प्रशासन में जितने भी पद हैं उसमें सीधी भर्ती का एकमात्र माध्यम है। बाकी की भर्ती जो मैंने आपको बताई वो प्रमोशन से होती है कि आप किसी में क्लर्क है, आप प्रमोट होते 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 50 साल में बनेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ सीधी भर्ती होती है। क्लियर है? ये स्टेट PSC है, यानी मध्य प्रदेश PSC है, और यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिलेगी वो आपके मध्य प्रदेश में ही मिलेगी। पोस्ट कम से कम क्लास 2 होगी, गजेटेड अधिकारी होगा, राजपत्रित अधिकारी, जिसमें सबसे बड़ी पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर की। बाकी हमारी चॉइस है कि हम लोगों को पुलिस में यदि ज़्यादा इच्छा होती है तो वो पुलिस ऊपर कर देता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। किसी को मतलब पूछना है तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न किसी को यदि पूछना हो। नहीं, चलिए नेक्स्ट, जिसको हम IAS IPS का एग्जाम बोलते हैं, वास्तविकता में IAS IPS पोस्ट पुलिस एग्जाम जो रहता है वो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जो UPSC एक जो बॉडी है वो उस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, और उसमें अलग अलग पद होते हैं। उन्हीं पदों को IAS IPS बोलते हैं। पूरे देश में क्लास 1 पर जो सीधी भर्ती होती है डायरेक्ट, वो UPSC से ही होती है, IAS से ही होती है। किसी को हम लोग कलेक्ट्री का एग्जाम भी बोल देते हैं, क्योंकि IAS अलग अलग विभागों में अलग अलग IAS होते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू में और जिले में बैठता है वो जिला कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके खरगोन के जो कलेक्टर है वो बेसिकली IAS है, जो किसी पुराने बैच के होंगे। चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्री मेंस इंटरव्यू यहाँ पर भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए प्री मेंस इंटरव्यू यहाँ पर सबसे पहले प्रीलिम्स, तो पुलिस के नाम पर तो मतलब आपका पूरा मामला सुरक्षित हो जाएगा, बाकी की बात छोड़ दीजिए आपको, ठीक है ना। वो पुलिस की एक पोस्ट ऐसी होती है, तो जो प्रशासन होता है, प्रशासनिक जो सेवा होती है, प्रशासनिक सेवा में लोग किसी भी आना चाहते हैं, क्योंकि पहली बात तो देखिए करने का बहुत मौका है। आप समाज के लिए जो भी करना चाहते हैं दिल खोल के कर सकते हैं, क्योंकि सारी पावर्स कहाँ होती है, वो प्रशासन के हाथ में होती है, सारी पावर। तो आप जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लोग आपको याद रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम याद रखते हैं कि जैसे आपका चेहरे करे खरगोन में पहले कलेक्टर आए थे उन्होंने ऐसा किया, या SP साहब आए थे तो उन्होंने ऐसा किया, तो केवल उनके काम के लिए ही हम उनको याद करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपको याद रखें, और वास्तविकता में आप योगदान दे सकते हैं समाज के लिए और देश के लिए। वो एकमात्र रास्ता यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पावर का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, पावर का केंद्र है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो प्रयास करिए, प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी, बिना प्रयास के तो सफलता देखने को नहीं मिलेगी।
सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, हम सभी को यह सम्मान देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर साहब, हमारे बड़े भाई हेमंत चौबे जी, हमारे छोटे भाई हरे साहब और भी सभी जो यहाँ विद्यार्थी उपस्थित हैं, आज के इस कार्यक्रम में मैं मेरी ओर से और मंच की ओर से स्वागत करता हूँ। हमारा जो उद्देश्य है आज यहाँ आने का, इंदौर से चलकर हम आज यहाँ आए हैं, तो उस उद्देश्य में अगर कुछ हद तक भी हम सफल हो गए तो हमें अच्छा लगेगा। मैं अपना परिचय 2 लाइन में देते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं संजीव कुमार गुप्ता 2004 से भवरकुआ बालाजी ट्यूटोरियल्स का संचालक हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय में हुई। उसके बाद होलकर विज्ञान महाविद्यालय से मैंने पढ़ाई की। देवी एलिया विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। मैं 7 बार SSC चयनित हूँ, LIC चयनित हूँ, दिल्ली सब इंस्पेक्टर चयनित हूँ, लेकिन इंदौर से और मालवा से लगाव होने के कारण मैंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना। कई स्कूलों में मैं वाइस प्रिंसिपल, स्कूल इंचार्ज के रूप में, हॉस्टल इंचार्ज के रूप में काम किया हुआ हूँ। मेरा मुख्य जो कोचिंग संस्थान है वो स्कूली बच्चों को लेकर है, तो मैं माइक लेकर आपके पास आऊँगा, क्योंकि मैंने आते ही साथ देखा यहाँ पेरेंट्स काफ़ी हैं और छोटे बच्चे ज़्यादा आए हुए हैं, तो शायद मेरी फील्ड से काफ़ी लोग रिलेट करेंगे। जितना भी हो सके आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, अगले 15 मिनट में आप पूछ लीजिएगा। यह स्वर्णिम अवसर ना मेरे पास फिर से आएगा, ना आपके पास फिर से आएगा। हो सकता है कोई और आए और सेमिनार ले, लेकिन हो सकता है वो संजीव गुप्ता ना हो। इसलिए मेरा एक आपसे गुजारिश है, जो NCERT पर फोकस करना चाहिए। जैसा कि चौबे सर ने बताया, IAS तक NCERT काम आती है। जो भी बच्चे यहाँ 6, 7, 8 क्लास के ऊपर हैं, उन सभी को अभी से, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों, मदरसे में पढ़ रहे हों या किसी भी विद्यालय में हों, उनको NCERT का संग्रह करना चाहिए। अगर हम क्लास 8वीं में हैं तो 8वीं की पुस्तक हमें किसी को नहीं देना है, हमें अपने पास रखना है। इस तरह हम जब 9वीं पास कर लें तो क्लास 9 की बुक हमारे पास होना चाहिए, 10th की बुक हमारे पास होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा मैंने, अब इसको समझना जरूरी है। कक्षा 10वीं के बाद जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उस सबकी तैयारी मैं कराता हूं, हमारी संस्थान कराती है। तैयारियों के कुछ नाम बताऊंगा मैं, शायद आप उनसे रूबरू हो, कुछ जानकारी आपको पहले से हो। जैसे आपने PPT का नाम सुना होगा, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, जो अब बंद हो चुका है, जो सीधे मेरिट के बेस पर होता है। आपने नीट परीक्षा का नाम सुना होगा, जिससे डॉक्टर बनते हैं। आपने JEE मेंस का नाम सुना होगा, आपने क्लेट का नाम सुना होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आपने IIM के लिए IP मेट का नाम सुना होगा, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मैं जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ साथियों, उसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। साथियों, 2021 तक भारत में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता था तो 90% कॉलेज 12वीं के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश देते थे। 12वीं के प्रतिशत के आधार पर एडमिशन देते थे। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 से इस पर विचार कर रही थी। 2021 में दिसंबर में ये फाइनल हुआ कि भारत सरकार पूरे देश में एक एजेंसी नियुक्त करेगी और सभी बच्चों की एक परीक्षा होगी। साथियों, यह परीक्षा NTA को दे दी गई है, नेशनल टेस्टिंग
एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो मेरा 12वीं के बाद 10वीं के बाद जो स्पेशलिटी है उसके बारे में फिर से दोहराऊंगा कि बच्चों, जो बच्चे 9वीं 10वीं में हैं वो बच्चे NTSC की तैयारी करें। किसकी तैयारी करें? रिपीट करोगे? माइक दे दीजिए बच्चों को। माइक चाहिए क्या? 9, 10, 11, 12 किसी को माइक चाहिए हो तो ले ले। जितने भी बच्चे 9वीं 10वीं के हैं वो NTSC की तैयारी करें। फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। जितने भी बच्चे 9वीं 10वीं के हैं वो NTSC की तैयारी करें। अगर आप इस परीक्षा को निकाल देते हैं साथियों, तो जब तक आप पढ़ाई करेंगे PhD तक आपको हर महीने हर वर्ष छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। आपको भारत के टॉप संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा। 11वीं में आने के बाद अगर आप मीडियम इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। ओके। स्कूल कहाँ चयन किया? इसमें भगवान और कोचिंग कहाँ चाहते हैं? कोचिंग मैं चाहता हूँ इंदौर बहुत माहौल अच्छा मिलता, तो उसमें जो बाद में 11th करने के बाद जैसे नीट में सिलेक्शन के लिए। नहीं, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है। ये आज 100 में से 90 पेरेंट्स की यही समस्या है। इसका मैं हल बता देता हूँ। कोई बच्चा कोचिंग लायक है कि स्कूल लायक है? क्योंकि जो भी नीट का सिलेबस है वो टोटली स्कूल का सिलेबस है। ध्यान रखिएगा, जब से मोदी सरकार आई है स्पेशली इन्होंने NCERT फोकस कर दिया है, तो पूरा पेपर जो है नीट का वो NCERT से आ रहा है। और 11th 12th में जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो NCERT ही पढ़ता है। तो इसलिए अगर उसका अच्छा स्कूल मिल सके तो मेरा निवेदन है उसे स्कूल भेजिए और शाम को 4 घंटे की कोचिंग भेजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर इंदौर में CBSE स्कूल लगे तो एक तो सैनिक स्कूल की परीक्षा की तैयारी कराएं आप उसे। अगर फिर भी आप उसे फोर्स में भेजना चाहते हैं तो उसके फिजिकल और इंग्लिश लैंग्वेज और साइंस सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उससे पहले एक दिन मेडिकल चेकअप कराइए आप उसका। मेडिकल चेकअप करके उसका बॉडी मास जो इंडेक्स होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो निकलवाइए कि उसकी जो हाइट है, हेल्थ है, वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में है या नहीं। उसके जो घुटने हैं वो मिल तो नहीं रहे हैं, उसके जो नीचे पंजे के नीचे की हिस्सा है उसमें थोड़ी जगह है कि नहीं है। पहले उसका मेडिकल फिटनेस चेक कराइए, फिर उसको 3 हिस्सों में बांटिए उसके रोज के टाइम टेबल को। एक उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी साइंस यानी मेंटल एबिलिटी ग्रोथ, और तीसरा आप उसको इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। क्योंकि डिफेंस में जो सबसे बड़ी एग्जाम है वो NDA कहलाती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस। उनको निकालने के लिए ये तीनों गुण होना जरूरी है। फिजिकली फिट, साइंस और मैथ्स बहुत अच्छा, और इंग्लिश टॉप क्लास। ठीक है सर? किस क्लास में हो भी आप? 12th हो गया है आपका? अभी 12th के फॉर्म डाल रही हो? अभी डालोगी ना 2 महीने बाद 12th के फॉर्म। तो वही सेंटेंस आपके लिए बोलूंगा, स्कूल से जुगाड़ कीजिए और स्कूल वालों से कहिए मैं 2 महीने में बायो दे सकती हूँ, और पापा मेरा नंबर नोट कीजिए, पापा से बात कराइए। मैं चिल्ला दूंगा, पापा मान जाएंगे। ठीक है? 2 महीने में पढ़कर फिर से पास कर सकती हैं 11th का। और 11th में मुझे बायो शामिल कर लीजिए। 11th में बायो शामिल करवा के जो 11th की मार्कशीट बनेगी उसमें बायो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए बस। फिर 12th में जो अगस्त में परीक्षा फॉर्म डालेंगे उसमें बायो करवा दीजिए, और इसमें अगर कुछ कंसिडरेशन होता है तो आप बिल्कुल नीट और MBBS में जा सकती हैं। वही तो जुगाड़, एक शब्द है भारत में चलता है जुगाड़, उसका उपयोग कीजिए। जुगाड़ का उपयोग कीजिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। थैंक यू, बैठ जाइए। सर, मेरी सिस्टर 12th बायो से पास आउट है, बट उसका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो वो नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकती है? राइट क्वेश्चन। अभी तक तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लूंगा आज और जाकर घर पे, तो कल मुझे आप फोन लगा के पूछ लीजिएगा। सर, उसका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बट अंग्रेजी के लिए मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगी फिर से पूरी लिस्ट की। उसमें उर्दू है क्या उसका मेन सब्जेक्ट? नहीं सर, उसका भी हेल्थ केयर सब्जेक्ट
उसने एमपी बोर्ड से किया है, यस सर, एमपी बोर्ड से किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है, यस सर। इंग्लिश की जगह क्या लिया था उसने, उर्दू है, और 5वां सब्जेक्ट। हेल्थ केयर। तो ठीक है, मैं भैया को नंबर दे दूंगा, भैया से नंबर लेकर उससे बात कीजिएगा 2 दिन बाद। इसीलिए आप इंटरेक्ट कर रही थी और मेरे लास्ट क्वेश्चन को मैंने आप ही को पूछ लिया, धन्यवाद। ठीक है, तो आप कोई भी आपको जरूरत हो मैं आपके साथ हूँ। भवर कुआं पे आप आइएगा, एक बार आपको आना पड़ेगा, मैं मुझसे टाइम लेके आइएगा। नून टाइम में, दोपहर में फ्री रहता हूँ, 2 से 5 के बीच कोई क्लास नहीं है। आप आइए, आपको जितना भी गाइडेंस होगा मैं जरूर कोशिश करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपकी मर्जी आगे क्या करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा। फॉर्म आने वाले हैं, जल्दी आइएगा और अपने ग्रुप को लाइएगा, जिससे इंदौर को देख सको कि इंदौर क्या है। एक बार देखा हुआ है, चलो एक बार मेरे नजरिए से आके देखिएगा पढ़ाई के क्षेत्र में। थैंक यू। आपके बहुत मशहूर हैं, आपने हमारे वालिदैन और हमारे सरकार से जो मुकादमात किए, यकीनन इससे इम्कान पैदा होंगे, इम्कान से मौके पैदा होंगे, वो मौके हमारे बच्चों को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मैं पीटी कॉलेज में समाज कार्य का प्रोफेसर हूँ। छोटे से गांव से आया था, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे और एक मुकाम पर पहुँच गए। तो अगली बात के लिए मैं आदरणीय कबीर भाई मिर्जा को आमंत्रित करूँगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय कबीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हेमंत गुप्ता सर और संजीव सर ने आपको एंट्रेंस एग्जाम को लेकर गाइड किया। एंट्रेंस एग्जाम अपनी जगह है, लेकिन सबसे बेसिक शुरुआत जो हमारी होती है जब हम 10th क्लास पास करते हैं, जैसे ही हम 10th क्लास पास कर लेते हैं उसके बाद हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं कि जहाँ पर हमारे पास रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको जाना किधर है वो हमको क्लियर नहीं होता। हेलो 10th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, मैं इस पर बात करूँगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम 11th 12th की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमको चुनना पड़ता है। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो चुना जाता है, अधिकतर जो बच्चे लेते हैं वो लेते हैं आर्ट्स ग्रुप। आर्ट्स ग्रुप में भी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। आप गूगल पे सर्च करें, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट करें। 10th में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आप जितने पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने बच्चे की पसंद चुनें। क्या होता है, अधिकतर देखने में ये आया है और अधिकतर यही होता है कि जो भी बच्चा जाते हैं पास हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स घर में अगर किसी ने मैथ्स लिया है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर किया जाता है कि आप मैथ्स ले लो। बायो लिया है तो बोले बायो लो, कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स लो, बस वही परंपरा चली आ रही है। लेकिन बच्चा क्या करना चाहता है ये कोई नहीं पूछता ही क्या। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये पूछ रहे हैं, नहीं तो अधिकतर तो यही होता है कि अपना डिसीजन सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ऊपर थोपा जाता है। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग? कितने लोग एग्री करते हैं? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने बच्चे से बात करें, आप अपने बच्चे का कैलिबर देखिए वो क्या कर सकता है, उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में उसको डालिए। अब बात आती है कि सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। बायो सब्जेक्ट लेने के बाद क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं।
आर्ट्स के बाद क्या कर सकते हैं, कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के बाद क्या कर सकते हैं, होम साइंस लेके क्या हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले आप देखें 10th में लेने के बाद आप पास हुए, 10th पास हुए, अगर आपने मैथ सब्जेक्ट लिया तो आप ये देख लें कि आप मैथ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। मैथ्स अगर आपने लिया है तो मैथ्स में आपके जो मेन सब्जेक्ट होगा वो मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। और सबसे पहले मैथ्स लेने के बाद आप इस चीज़ को देख लेंगे कि आपका मैथ्स कैसा है, आपका बच्चा मैथ्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मैथ्स लिया आपने, इसके बाद जब आप इंजीनियरिंग एक फील्ड है, 10th के बाद भी आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी मैथ्स की बात निकली है तो अभी अपन यहीं से शुरू करते हैं। 11th 12th आपने मैथ्स से किया, उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जेईई की एग्जाम में मैथ्स और एडवांस की एग्जाम होती है, इसमें IIT और NIT में एडमिशन होता है। सुना होगा आपने, नाम सुना होगा। और अभी के दौर में आप देखें सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि हालत इंजीनियर की खराब है। कितने लोग मानते हैं क्या वाकई इंजीनियर की हालत खराब है? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेज खुल गए, पास में कॉलेज खुल गया, हमने आसपास से इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग क्या कर ली, सिर्फ पढ़ लिया, 4 साल हमने सिर्फ कॉलेज में टाइम पास किया, डिग्री ली, हमारे पास टैलेंट कुछ नहीं है। और हम उसके बाद हम 5000 की नौकरी करने स्कूल पहुंच गए और आप बोल रहे हैं इंजीनियर की हालत खराब। आप देखिए IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद या अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है या नहीं मिलता है? तो फिर कैसे इंजीनियर की हालत खराब हुई? चलिए, उसके बाद कोविड में जितना सपोर्ट हमको डॉक्टर्स ने किया उतना ही सपोर्ट हमको इंजीनियर्स ने भी किया है। बहुत सारे काम, बहुत सारे ऑप्शन आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फील्ड ना करते हुए आप जनरली अगर BSc वगैरह भी अगर आप करना चाहते हैं तो BSc में भी बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोफिजिक्स होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये इतनी लंबी लिस्ट मैं आपको यहाँ से नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बायो की बात। अब हम आते हैं कॉमर्स के पास। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे कॉमर्स में? अच्छा, कॉमर्स लेने के बाद आपने एक चीज देखना, स्कूल में सबसे ज्यादा मस्ती करने में अगर किसी क्लास का नाम आता है वो कॉमर्स। सही बात है ना? लेकिन आप देखें वो चाहे मस्ती कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बहुत जल्दी अपने सब्जेक्ट को रिकवर कर ले तो अच्छा खासा उनका रिजल्ट निकलता है। सर सही बोल रहा हूं, है ना? अब कॉमर्स में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई चीज है तो वो है CA, CS। इसके अलावा मैनेजमेंट कोर्सेज, जैसे आप चाहें बीकॉम प्लेन कर सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर कर सकते हैं, बीकॉम टैक्सेशन कर सकते हैं, बीकॉम इनकम टैक्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा एक प्रोफेशनल कोर्स होता है BBA में भी आप स्पेशलाइजेशन लेके कर सकते हैं। उसके बाद MBA तो कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपने बीकॉम किया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हुई कॉमर्स की। अब आती है बात आर्ट की। कितने बच्चे यहाँ पर आर्ट्स वाले हैं? अच्छा, आर्ट्स ग्रुप में मैक्सिमम लोगों की सोच ये रहती है अरे आर्ट्स लिया तो मतलब नहीं। अगर देखा जाए, अगर आप लोग UPSC MPSC को फोकस करें, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आर्ट्स के होते हैं। अगर आप ईमानदारी से 11th 12th और बैचलर आपने अगर अच्छे से किया, BA के साथ साथ आप PSC की तैयारी करते रहें तो आप बहुत कम एज में IAS की एग्जाम पास कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसके अलावा लैंग्वेज पे भी आप फोकस कर सकते हैं, है ना? बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज हमारे इंडिया में, हम लोग तो हिंदी और इंग्लिश उर्दू यहाँ तक ठीक है। जैसे आप एनालिसिस कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज स्पेशलिस्ट की डिमांड होती है, तो आप लैंग्वेज में या फाइन आर्ट्स में आप BA कर सकते हैं या जर्नलिज्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट रखता है? चलिए ठीक है, फिर भी जान लें बीएससी एग्रीकल्चर होता है जिसकी एक अपनी डिमांड है, जिसमें आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं, बहुत डिमांडेबल है, लेकिन इसमें बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग। उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है स्पेशली फॉर गर्ल्स, होम साइंस। सुना है आप लोगों ने? अच्छा, क्या होता है होम साइंस के बारे में? कितने लोग जानते हैं होम साइंस को लेकर? देखिए, होम साइंस लेने के बाद क्या होता है, 11th-12th होम साइंस किया, उसके बाद हम सीधा जाते हो बीए में एडमिशन ले लेते हो, मतलब कुछ नहीं निकला। देखिए, होम साइंस करने के बाद आप बीएससी होम साइंस करें, आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बहुत सारी वैकेंसीज इस फील्ड में भी निकलती हैं। ठीक है, ये तो हो गई 11th-12th सब्जेक्ट्स की बात। अब इसके अलावा भी हम बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो आप 10th से ही इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक पहले तो पीपीटी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब पीपीटी का एंट्रेंस एग्जाम बंद हो गया है, अब डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं। बहुत सारी ब्रांचेज इसमें अवेलेबल हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, जो भी आपको पसंद है आप उसमें पॉलिटेक्निक करें। इसके अलावा इसका एक बड़ा फायदा पता है क्या है, कि आपको 11th-12th करने की जरूरत नहीं, जेईई की एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आपको सीधा अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो सीधा 2nd ईयर बीटेक में आपको एडमिशन मिल जाता है लेटरल एंट्री। अब आप देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपने पॉलिटेक्निक किया, ऐसे आप इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग कितने साल की होती है? 4 साल की। अब अगर आप 10th से जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो 3 साल पॉलिटेक्निक के और बचे वो 3 साल बीटेक के। कितने साल इंजीनियरिंग पढ़ी आपने? 6 साल। तो नॉलेज किसका ज्यादा हुआ? किसका हुआ नॉलेज ज्यादा? जिसने 6 साल पढ़ी। तो आप एक अच्छा जॉब ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते? चलिए, इसके अलावा भी ऑप्शन है हमारे पास, पॉलिटेक्निक के अलावा भी। आईटीआई सुना है आप लोगों ने? आईटीआई में बहुत सारे हमारे घर में, विशेषकर हम सिलाई कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, आप ब्यूटिशियन में आईटीआई कर रहे हैं, एक अच्छा रोजगार आपको मिल सकता है। इसके अलावा कुकिंग में आप आईटीआई कर रहे हैं, किसी भी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में आप जॉब कर सकते हैं एज ए शेफ। और भी बहुत सारे आईटीआई के ट्रेड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से हुआ या मैकेनिक, मोटर मैकेनिक हुआ, क्योंकि मुस्लिम समाज में हम देखेंगे कि हमको मैकेनिक और ड्राइवर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सही है गलत है? क्या होता है, 8वीं हुई 10वीं चल रही, आजा गैरेज में, ठीक है, आपको काम करवाना। स्किल इंडिया की वेबसाइट हमको घर बैठे वोकेशनल कोर्स, मतलब आप जिसको हम बोलते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, आप घर बैठे कोई भी स्किल सीख सकते हैं, कोई भी स्किल। आपको टेलरिंग सीखना है, स्किल इंडिया आपको सिखा देगा। आपको ब्यूटी पार्लर, बहुत अच्छी जानकारियाँ इस हाल में आपको मिल रही है और हर रोज में ऐसा होता रहना चाहिए। अब मैं आदरणीय अखिलेश जी खरे को आमंत्रित करूँगा, आए और अपनी बात रखें। आदरणीय खरे जी। आज का प्रोग्राम जो है, एक तो सम्मान समारोह है आपका बच्चों का, जिनके सर्टिफिकेट वितरण होना है, और उसके साथ ही कैरियर गाइडेंस। तो यहाँ बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब है कि हर माता पिता अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के कैरियर के प्रति ज़्यादा चिंतित हो रहा है। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं थोड़ा सा 1 मिनट में, कि कैरियर, फ्यूचर, भविष्य का डर किसको है? केवल और केवल मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? जो ऐसा है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, कैरियर का डर उसे है। हर किसी की नज़र में कैरियर की परिभाषा अलग है। जैसे हम आपसे कहें हाई क्लास प्रोफेशन में कि अंबानी बोले कि हमारे बच्चे का कैरियर सेट नहीं हुआ, उसे हमें आईएएस की तैयारी कराना है, तो क्या अंबानी के बच्चे को आईएएस की तैयारी की जरूरत है? नहीं है ना। तो यहाँ पर जो कैरियर की बात कर रहे हैं हम, तो कैरियर का मतलब ना तो सरकारी जॉब है कि भाई सरकारी जॉब मिलेगी तो ही हमारे बच्चे का भविष्य सेट होगा,
ना प्राइवेट जॉब से मतलब है, ना किसी बिजनेस से मतलब। कैरियर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बताएंगे कोई? कैरियर का दो नजर से मतलब है, एक तो माँ बाप और एक बच्चे। जो माँ बाप जिस स्थिति में रह रहा है, सबको पता है अपनी अपनी कंडीशन क्या है, तो वो हमेशा क्या चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे अच्छी स्थिति में जाकर रहे। अगर वो आपसे अच्छी स्थिति में रह रहा है, अपने माँ बाप आपसे अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है आपका बच्चा, तो आप क्या बोलोगे कि इसका करियर सेट हो गया, अब इसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। या अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को पता है कि उनके माँ बाप उन्हें कैसा पढ़ा रहे हैं, किस परिस्थिति में पैसा कमा रहे हैं, कैसे उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जो परिस्थितियां हमारे माँ बाप ने देखी हैं वो हम अपने बच्चों को ना दिखाएं, तो उन्हें भी यही लग रहा है। तो कैरियर की परिभाषा हर स्टेज पर अलग अलग। कोई बिजनेसमैन है, अगर जैसे आपके घर में कोई दुकान कर रहा है तो दुकान करने का भी तरीका है कि भाई आपका बच्चा और अच्छे से दुकान संभाल ले, तो उसका भी कैरियर तो सेट हो रहा है ना। तो कैरियर का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि केवल और केवल हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करना है। कैरियर का मतलब सबसे पहले आपने बोला तालीम, स्कूल के संचालक महोदय ने बोला था कि तालीम का मतलब चाहे आप बिजनेस करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, किसी भी स्टेज में पढ़ना आपके लिए जरूरी है। जितना आप अच्छा पढ़ेंगे उतनी सरकारी नौकरी या प्राइवेट या बिजनेस को आप अच्छा संभाल पाएंगे और आपके बच्चे आपसे ज़्यादा आगे आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। सही है गलत? अब बात करते हैं कैरियर की फिर से। यहाँ पर केवल हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 पास साल के बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है ना। 10th के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है, 12th के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की है। 10th के बाद बच्चों को ये पता नहीं है कि उनकी लाइन क्या है, उन्हें फिजिक्स मैथ लेना है, केमिस्ट्री लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लाइन में जाना है। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन बच्चे की कैपेसिटी देखकर, उसकी क्षमता देखकर, किसी को सुनकर नहीं। इस एज में जब बच्चा 10th पास होता है, घर के माँ बाप अपने बच्चे का डिसीजन थोप देते हैं कि हमें तो लड़के को इंजीनियर बनाना है, मैथ दिला देते हैं, बायो दिला देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना। आपको बेहतर पता है कि आपका बच्चा किस लायक है, क्या है, कि भाई करना क्या है। और ये करना क्या है कई मायनों में अलग अलग है। जैसे सर ने बोला कि टेक्निकल लाइन में जाना है, MBA करना है, बहुत अच्छी बात है। IIT IIM से करना है, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ कम से कम 15 लाख 20 लाख 10 लाख रुपए का है, तो वो भी तो देखना है आपको कि आपने जिद पकड़ ली कि हमें MBA करना है, MBA की फीस है 5 लाख, आपके घर की क्षमता नहीं है 2 लाख, बुरा मत मानना, हम भी उसी फैमिली से हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको देखना है। तो हर स्टेज में कैरियर सेट करने का मतलब है कि हमें अपनी फैमिली लाइफ अच्छी करना है, ठीक है ना। तो IAS की तैयारी सबने बताई है, तो उसका एक अलग लेवल है, उसके लिए फैमिली बैकग्राउंड आपका अलग होना चाहिए। हर कैटेगरी की चीज़ें अलग अलग है। IAS तैयारी अलग, फीस ज़्यादा। इसके बाद IIM टेक्निकल कोर्स की बात करें सर ने, तो सबसे पहले बोलूँ कि 12th पास आउट होना तो कंपलसरी है। 12वीं तक तो बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। डिप्लोमा कोर्स एक अलग होते हैं, ठीक, लेकिन 12th तक पढ़ना कंपलसरी है आपका। 12th के बाद आप कुछ भी करें, क्योंकि अगर एजुकेशन लोन लेना है या कुछ भी लेना तो 10th 12th पास आउट मिनिमम होना जरूरी है आपका। डिप्लोमा कोर्स के लिए कभी लोन नहीं मिल पाती, ठीक है ना, 10th बेस पर। तो तैयारी आपको जो भी करना है, 12th के बाद की तैयारी क्या क्या होगी, वो बहुत सारे एग्जाम है आपके पास, ठीक है ना। तो निकालें। तो जब भी हमें कैरियर सेट करने की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेट करें, सरकारी करें, आप सभी बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि क्या करना है, कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर होगी, ठीक है ना। जॉब बेहतर मतलब पेरेंट्स को भी पता है कि हमें अपने बच्चे को किस लाइन में आगे भेजना है। डॉक्टर बनाना है तो उसका बजट भी उसको पता है। अगर नौकरी कर रहा है तो सरकारी नौकरी तैयारी करना, उसका भी बजट उसको तैयार पता है। तो भंवरकुआ वाले इंदौर में कोचिंग एसोसिएशन की ओर से बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी गई है, ठीक है ना। हम लोगों ने सर्व शिक्षा के लिए काम किया है कि आपको कोई भी बड़े एग्जाम करना है, जैसे ये तो ग्रेड 4 की पोस्ट है हमारी, 12th बेस पर है, तो 12th बेस पर बहुत सारी होती हैं भाई। 12th के बाद बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती है हमारे पास कि हम उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे बच्चे को। अच्छी एजुकेशन का मतलब
हमारे समाज में अच्छी एजुकेशन का मतलब केवल दो ही है, या तो BE करा दो बच्चे को, या तो MBBS करा दो, डॉक्टर या इंजीनियर। BA, BCom, BSc की तो कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है, क्या है कोई वैल्यू? अगर BA करना है तो बोले हाँ ठीक है कर ले भाई, अच्छा है पढ़ लेना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेना। तो BA कर रहे हो तो BA का मतलब है केवल वही बच्चा कर रहा है जो सरकारी नौकरी चाहता है। क्या गलत है? क्या डॉक्टर ने सरकारी नौकरी की तैयारी करी कभी? नहीं। IIM से इंजीनियर करने वाला तैयारी करता है सरकारी नौकरी? नहीं। तो BE के जो कॉलेज बन रहे हैं हमारे, वो सबसे ज्यादा कैसे हो रहे हैं कि हमारा दोस्त कर रहा है, पापा वो दोस्त कर रहा है, उसके घर में पैसे हो नहीं हो तुम्हें नहीं पता, लेकिन आपका दोस्त कर रहा है तो हमें भी करना है। अब इस चक्कर में आपने लोन भी ले लिया, 10 लाख का लोन भी हो गया, पता डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको अच्छे से क्या करना है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए और डिसाइड कर पाए तो आप विश्वास क्यों नहीं दिला पाए माता पिता को कि हम मैथ में अच्छा कर लेंगे? सही है ना? भैया आप विश्वास दिला नहीं पा रहे माँ बाप को कि हम ये तैयारी करना, हमें दिल्ली जाना, IAS करना है, 5 लाख रुपए लगेंगे। माँ बाप को विश्वास ही नहीं तुम्हारे ऊपर, तो पैसे कहाँ से लगाएगा? क्या सही है क्या गलत? तो पहला काम तो स्टूडेंट का कि माँ बाप को विश्वास दिला कि वो आपके ऊपर इतनी मोटी रकम लगा रहा है, कर्ज करके लगा रहा है। 99% घर में कर्ज करके पढ़ाई होती है, हमारे घर में भी हुई है। कोई एजुकेशन लोन ले रहा है, कोई बगल से पड़ोस से उधार लेके ले रहा है, इंदौर भेज रहा है, 10,000 रुपये महीना भेज रहा है। तो भाई ये पैसा भेज रहा है, बच्चा वहां मौज कर रहा है, कर रहा है नहीं? चलो इंक्वायरी नहीं है अभी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि पहले तो माँ बाप को विश्वास में लाओ कि वो आपके ऊपर 10 लाख का कर्ज लेके भी लगाने को तैयार हो जाए, ठीक है ना? और उसके बाद तो आप राजा हो, कुछ भी करा सकते हो घर में, क्योंकि आप ही उनके लिए सब कुछ हो। और आज वो इस सभा में आप देख रहे हो कि माँ बाप ज्यादा बैठे हैं, गार्जियन, वो आपके लिए आपसे ज्यादा चिंतित हैं। भाई आपको सर्टिफिकेट लेना था, आप आते लेके चले जाते, किसको क्या पढ़िए? सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, सम्मान समारोह में सर्टिफिकेट बढ़ रहे हैं आपके, बच्चा आएगा, आप आए, सर्टिफिकेट दिए चले गए, ये क्यों बैठे हैं आपके साथ? इन्हें भी चिंता है आपसे ज्यादा कि हमारे बच्चों को हमसे बेहतर फ्यूचर मिलना चाहिए। भाई हमने जैसी काट ली, आप वैसे ना काटो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई अपनी, ठीक? ग्रेड 4, तो ग्रेड 4 भी बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी। ग्रेड 4 में हमारा ASI आ जाता है, सॉरी ARI आ जाता है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर आया था इस बार। पटवारी के बाद जो प्रमोशन होता है ARI, तो इस बार इसकी पोस्ट हुई थी। और ग्रेड 4 में आपने देखा ना, SDM के पेशकार बनते हैं, SDM हो गया, तहसीलदार हो गया, उनके नीचे जो टाइपिस्ट बैठे रहते हैं लिखने के लिए, उनके साथ वाले, वो तो ग्रेड 4 से आती है और 10+2 से आती है, ठीक है ना? तो ये पोस्ट है आपकी, जो पढ़ना चाह रहा है, ग्रेजुएशन हो गया, उसके लिए ग्रेजुएशन की पोस्ट है। MPSI, ये ग्रेजुएशन वाली हो गई। MPSI, बैंक व्यापम, रेलवे भी है, CPO SI है। CPO मतलब दिल्ली में SI बनना, तो SI बनो और दिल्ली में बनो, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, सही है कि नहीं? तो दिल्ली SI CPO, तो ये सारी तैयारी आपकी जो 10+2 ग्रेजुएशन के बेस पर होगी, ठीक है ना? अब यहाँ एक और बात करें कि कोचिंग वाले 90% बहुत नॉमिनल करा रहे हैं आप लोगों को, मतलब हमारी कोचिंग से भी बहुत से बच्चे फ्री पढ़ते हैं। जो आप आर्थिक सक्षम नहीं है तो आप टैगोर एकेडमी इंदौर आए, फ्री कोर्स कराया जाएगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, फीस वगैरह नहीं है, जो भी चल रहा है अच्छा है, केवल सिलेक्शन जरूरी है और पढ़ने हुए आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन भी है, तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टैगोर एकेडमी, ठीक है ना? तो इस ऐप पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, फ्री गाइडेंस मिलेगा, और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है ये भी आपको मिलेंगी आगे, ठीक? तो टैगोर एकेडमी प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको। इसी के साथ गार्जियंस जो भी कुछ पूछना चाहें, बच्चों की तो उम्र नहीं बची पूछने की, या उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि पूछे क्या,
ठीक है ना। तो गार्जियन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, 90% तैयारी कर रहे हैं, तो घड़ी घड़ी आप फोन लगा के ये मत टोको उसको कि बेटा तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि आपसे ज़्यादा उसको प्रेशर है तैयारी का। ठीक, ऐसे बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है। और अगर उसने कोई एग्जाम दिया है तो बार बार रोज फोन लगा के सबसे पहला काम ये होता है रिजल्ट कब आएगा। अगर बच्चे ने पेपर दिया है तो आप बस यही पूछते रहे तो रिजल्ट कब आएगा, ये भी मत पूछें। आपसे ज़्यादा बच्चा समझदार है कि थोड़ी देर के लिए क्योंकि तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है, 4 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वो है फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है ना। तो उसको आपको भी सपोर्ट उतना ही करना है जितना कि बच्चे को माँ बाप का सपोर्ट करना है। आपको भी ध्यान रखना है कि आपके माँ बाप कैसे पैसे ला रहे हैं। तो अब 2 मिनट आप जो भी चाहें पूछ सकते हैं सर। हमारे बीच में पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जिलानी सर को आमंत्रित करूंगा। आए पालक और बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर जिलानी। करियर गाइडेंस सेमिनार में उपस्थित मैं सर्वप्रथम इंदौर शहर से पधारे हेमंत चौबे सर, संजीव गुप्ता सर, अखिलेश खरे सर और सिनेमा से उपस्थित हुए कबीर वेद मिर्जा सर और इस मंच पे उपस्थित मेरे अंकल शमीम जिलानी साहब और अरेबिक स्कूल के संचालक अली सर का और संजय कोचक सर का और सभी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि सबने अपना अमूल्य समय खरगोन शहर के विद्यार्थियों के लिए दिया और विद्यार्थियों को निश्चित ही बहुत इससे लाभ पहुँचेगा। और जो भी 10th के बाद 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जो हमारे मन में प्रश्न चलते हैं कैरियर को लेकर कि आगे हम किस दिशा में, किस विषय में, किस क्षेत्र में कैरियर बनाएं, तो बहुत सारी समस्याओं के और बहुत सारे प्रश्नों के हमें समाधान प्राप्त हुए हैं। और हेमंत चौबे सर का मैं बिल्कुल मन से आभारी हूँ कि सर ने मेरे फ़ोन पर जो है तीनों सर लोग जो हैं खरगोन यहाँ आए और सर हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और कॉमर्शियल टेक डिपार्टमेंट में सर के साथ मैं 5 साल रह चुका हूँ। सर ने मेरे निवेदन को स्वीकारा, उसके लिए पुनः आभार, धन्यवाद। आगे अपनी बात को रखने के पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जो छोटे शहर में या छोटे कस्बों में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनमें एक हेजिटेशन होता है, एक पूछने में जो डर होता है ना, क्योंकि मैं भी इसी खरगोन शहर से निकला हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं मेरा एजुकेशन हुआ है और यहीं से मैं इंदौर की ओर गया। तो जो कैरियर को लेके हमारे प्रश्न होते हैं, कई बार हम बहुत सारे प्रश्न जो है कर नहीं पाते हैं, मन में विचार चलते रहते हैं कि किस क्षेत्र में कैरियर बनाए। दूसरा, जो आज से 10 साल 15 साल पहले का समय था जब इंटरनेट बहुत मुश्किल से मिलता था, 1 GB डेटा हम 1 महीने तक चलाते थे और आज हम 1.5 GB डेटा पर डे यूज़ करते हैं। तो आज हमारे लिए सीखने की भी कोई सीमा नहीं है। इंटरनेट पे, गूगल पे इतनी सूचनाएं अवेलेबल हैं। आज से 10 साल पहले हम हर हफ्ते एक रोजगार समाचार पेपर होता था जिसको खरीदने के लिए मार्केट में ढूंढना पड़ता था कि कौन सी वैकेंसीज आई हैं, कहाँ जो है कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किलों से मिलती थी, जो आज हमारे हाथ में, हमारे मोबाइल में। पर अब आवश्यकता जो है वो उसको ढूंढने की है, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट के आने के बाद जो ध्यान भटकने वाली चीज़ें हैं वो भी बहुत है। आज व्यक्ति व्हाट्सएप में, फेसबुक में या अन्य गतिविधियों में, सोशल मीडिया में व्यस्त तो है, परंतु सोचने वाली बात यह है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम कहाँ अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो 10वीं के बाद 15 साल की जो उम्र होती है, तो ये 15 साल से 22 साल 20 साल के बीच का जो समय है, 5-7 साल, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये समय कभी लौट के नहीं आता। एक बार ये समय चला गया तो इसके बाद हम विद्यार्थी से ये सोच के रह जाएंगे कि काश मैंने उस समय कुछ कर लिया होता। तो ये काश बोलने की नौबत ना आए, इसलिए इस समय का, इस वक्त का सही फायदा हम विद्यार्थियों को उठा लेना चाहिए।
और जितना हम अपने कैरियर को इस समय में बना सकते हैं, क्योंकि जितने जुनून के साथ इस उम्र में हम पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद ये वक्त कभी नहीं आएगा, चाह के भी नहीं आने वाला। तो कोशिश कीजिए, खंगालिए। दूसरा, अपने खुद की जो एबिलिटीज है उसको पहचानिए। और अगर कोई स्टूडेंट वीक है तो आप ये नहीं समझे कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। अगर आप निर्णय कर लें, ठान लें, तो आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ज़रूरत है आपको समय देने की, मेहनत करने की और सही मार्गदर्शन की। सही मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। बस अब आपको मेहनत करना है, समय देना है और समय के साथ अपनी जो भी प्रायोरिटीज है, जो भी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको ग्रैब करना है। वैकेंसीज की बात करें तो आजकल मेरा जो फोकस आप लोगों को बताने का है, क्योंकि मेरे से पहले जितने भी अनुभवी टीचर्स थे उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज को शेयर किया है, परंतु इन सबको जानने के लिए कंप्यूटर फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप सर्च करें कि कहाँ, जैसे एमपीपीएससी का पोर्टल है, एमपीपीएससी के पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे तो जो भी वैकेंसीज एमपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाती हैं सारी जानकारी आपको मिलेगी। एसएससी का पोर्टल है, एसएससी के पोर्टल पे आपको वैकेंसीज की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो सर ने बताया कि स्किल इंडिया के तहत और एनपीटीईएल के तहत बहुत सारे। और दूसरा जो सेकंड प्रोग्राम है वो स्कूल से जो बच्चे 10th 12th पास हुए हैं उनका जो है हौसला अफजाई और प्रतिभा सम्मान समारोह प्रोग्राम रखा गया है। आज के प्रोग्राम की हमारी एक खासियत ये भी है कि हमने यहाँ पे कोई मुख्य अतिथि या विशेष अतिथि नहीं रखा, इसलिए कि आप सभी जो है हमारे मेहमान हैं, वो सभी खास हैं हमारे। इसलिए जो हमारे शहर के जो जिम्मेदार हजरात हैं उनको यहाँ पर जो है मंच पर बुलाना चाहते हैं और उन्हीं के हाथों जो है आज के ये जो बच्चे 10th 12th में जो पास हुए हैं इम्तियाजी नंबर से, उन बच्चों को आज उनके हाथ से सर्टिफिकेट और सील और इनामात से जो है नवाजा जाएगा। दूसरी एक खास बात यह है कि इस प्रोग्राम के बारे में करीब 1 महीने से जो है मुहिम चलाई जा रही थी कि आप लोगों को खबर हो जाए और बच्चों की मार्कशीट यहाँ पर जमा हो जाए, ताकि सही सीक्वेंस में मेरिट में जो है बच्चों को उनकी मेरिट बन जाए और उनको सही सर्टिफिकेट और इनाम मिले और सही प्राइज मिल सके। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स से कहीं लेट हो गए, जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनके लिए भी खुशी की बात है कि कम से कम जो है हमारी मेरिट जो है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो पेरेंट्स और बच्चे आए हैं उनको भी यहाँ से सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, ताकि उन बच्चों की भी जो है हौसला अफजाई होना चाहिए। और जो बच्चे कहीं परसेंटेज में कम भी रहे हों तो वो भी जो है कि यहाँ पर उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि आने वाली क्लासेस में जो है वो भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके और जो है अच्छे नंबरों से अपनी क्लास पास करें, ताकि आने वाले सालों के प्रोग्राम में जो है वो भी जो है फर्स्ट प्राइज ले सकें। साहब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी जो है तशरीफ लाएं और जो है आज उनके हाथों भी जो है बच्चों को हौसला अफजाई के तौर पे जो है सील और सर्टिफिकेट दिए जाना है। हमारे बुजुर्ग शबीर जिलानी साहब, आप भी जो है अंजुमन स्कूल के डायरेक्टर हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, हमारे संरक्षक भी हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन में हम जो है काम करते रहते हैं और जो है कि आगे भी इसी तरह से उनका साथ हमारा बना रहेगा। हमारे भी जो है जमीयत उलमा हिंद के खरगोन यूनिट के जो सदर मोहतरम जनाब चांद हफीज साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमने आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कोशिश की है। यहाँ पे हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनका भी यहाँ पे हौसला अफजाई के लिए उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पर जो है कि उनके सुबह भी जो प्रोग्राम होते रहेंगे, अगर मान लिया जाए कि ये प्रोग्राम अगर कोई और प्रोग्राम होता है जैसे उसमें बहुत ज़्यादा तादाद होती है, जैसे कोई मुशायरा हो या कवि सम्मेलन हो या और कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, उसमें मेले ठेले या जो है कव्वाली का प्रोग्राम हो,
तो वहाँ पर इतनी मेहनत और जद्दोजहद और कोशिश नहीं करना पड़ती है। सिर्फ एक बैनर लगा दो तो जो है पूरी पब्लिक हज़ारों में खुद ब खुद पहुँच जाती है। जबकि ये प्रोग्राम जो है उनसे ज़्यादा कहीं कीमती प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए जो है हमारे बच्चों के ब्राइट फ्यूचर को लेकर यहाँ पर एक फिक्रें दी जा रही हैं। और ये जो मेहमान हमारे बीच तशरीफ लाए हैं अपना इतना कीमती वक्त है, जबकि अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को ये होगा कि बहुत गर्मी का टाइम है, गर्मी का वक्त है, वैसे अगर कहीं इस बीच में हमें दावत आ जाए तो तब कोई गर्मी नहीं रहती है। लेकिन जो है कि ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं जो सिंसियरली होते हैं, जिसमें फिक्रें दी जाती है, जो है कि कौम को बिल्ड करना है, तो वहाँ कहीं ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं। जबकि होना ये चाहिए कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं मोटिवेशन के, उसमें हमारी तादाद सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और एक खास बात ये थी कि जिस तरह से स्टूडेंट्स की तादाद होना चाहिए थी, जितने बच्चे 10th में बैठे थे हर स्कूल से, 12th में थे, और कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पीजी कॉलेज में हो या डीडीसी कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, उन बच्चों के लिए भी ये प्रोग्राम जो है बहुत खास अहमियत का हामिल था। उन बच्चों को भी जो है प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में जब ये प्रोग्राम रहे तो हमारे जो है बच्चों की तादाद ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे बीच हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ रखते हैं, मैं उनके इस्तेकबाल के साथ तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तेकबाल करें। हमारे बीच साजिद परवाज, मैं स्टूडेंट हासिम शेख को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए, और हमारे अखिलेश खरे सर जिन्होंने आज आपको मार्गदर्शन दिया, उनका इस्तेकबाल करें। मैं अनस सर से गुजारिश करूंगा कि हमारे जिलानी सर का इस्तेकबाल करें। हमारे बीच हमारे मुफ्ती मुर्शिद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तेकबाल किया। कॉलेज के प्रोफेसर संजय कोचक सर का जो है हारपुर से जो है इस्तेकबाल किया गया। मैं सुल्तान भुट्टो जी से गुजारिश करूंगा कि मुकिम बेग मिर्जा साहब का इस्तेकबाल किया जाए। हाफिज सर से गुजारिश है कि हमारे बीच कबीर बेग मिर्जा सर हैं, उनका इस्तेकबाल किया जाए। तालियों से स्वागत करें जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम। बॉयज में फर्स्ट में मोहम्मद बिलाल सन ऑफ यूनुस, जिन्होंने स्कोर किया है 77.6%। अब मैं उन स्टूडेंट के नाम ले रही हूँ जो नूर खान, डॉटर ऑफ अकीम खान, जिन्होंने स्कोर किया है 85.6%। प्लीज काउंट से नूर खान। जुनेद शेख सन ऑफ नासिर शेख, जिन्होंने स्कोर किया है 72%। प्लीज काउंट से अब ये सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर अपना स्थान लाया है। अब सेकेंड नंबर पर जो गर्ल्स से 10th की निदा शेख, डॉटर ऑफ जियाउद्दीन शेख, जिन्होंने 10th क्लास में स्कोर किया है उसमें शामिल हैं। बेटा आप लोग अभी इधर है ना, ताकि इनका सर्टिफिकेट सिद्ध हो जाए, तो ऐसे सेकेंड नंबर पे आप लोगों का इधर देखना। आप लोग इस्तेकबाल कीजिए बच्चों का।
ये बड़ी मेहनत और मशक्क़तों से जो है उन्होंने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है और इसी तरह से उनका हौसला बढ़ता है। 8% यार इधर 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 एक बार हाथ लगाना था। अरे इधर बच्चों का ये हौसला जो है आगे इनको बुलंदी तक के ले जाएगा। ठीक है, बच्चों ने जो है बड़ी मेहनत से ये परसेंटेज बनाए हैं। शाहिद शेख सन ऑफ फकीर शेख, डॉटर ऑफ मोहम्मद नईम मंसूरी जिन्होंने स्कोर 5.6% आई। अजहर खान सन ऑफ अजहर अहमद, उनके फादर साजिद शेख हैं। जो शहर आते हैं तो वहाँ के बच्चों को भी जो है यस इधर देखना। डॉटर ऑफ इमरान अली सैयद, 2.8% आई। 60.4% आई। जोर से बोल। तमीर अली डॉक्टर अब्दुल्ला शेख जिन्होंने स्कोर किया। बच्चों के लिए अल्तमास खान सफेद तोड़कर आके तो शेख जिन्होंने स्कोर किया। मोहम्मद अली जिन्होंने परवेज अली जिन्होंने स्कोर किया। जिन्होंने फैजान खान कियान, सही होना चाहिए। अलीशा सेक्शन में गुजारिश इरफान खान सन आई। रेहान शेख सन ऑफ इकबाल जिन्होंने स्कोर किया है। खुशी की बात है और आगे भी जो है जो बच्चे 10th में गए हैं असातिज़ा और हमारे आए हुए मेहमान, आज सभी का मैं खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस काम के लिए निकाला। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। असल में ये छोटी सी कोशिश थी, बहुत छोटी कोशिश, और ये हौसला अफजाई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 10th और 12th के अंदर ऐसे मईयारी नंबरों से इसको पास किया। इसी के लिए ये सर्टिफिकेट इनको दिया जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन्होंने अभी तक नंबर कम लाए हैं वो मायूस हो जाए। मायूसी तो कुफ्र है। इसके अंदर हम कोशिश ये करें कि आगे इससे भी ज़्यादा हम कोशिश करके और अच्छे नंबर लाएंगे। और जिनके मार्क्स अभी आए हैं 75%, 80% या जो भी नंबर लाए हैं, इस पर बस नहीं करना है, बल्कि इसके ऊपर आगे और मेहनत करना है। इसी के लिए आपके साथ आज दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह आपको खूब तरक्की अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर से अकबर सर का और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरा दिल चाह रहा है कि इनकी पीठ पर हाथ फेर कर इनको शाबाशी दूँ कि इन्होंने हर बार अपने बच्चों के लिए एक कदम उठाया है जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई हो और उनकी हिम्मतें बढ़ती रहें। एक और खबर है कि अगर किसी बच्चे को भी सर्टिफिकेट मिलने से रह गया है तो वो यहाँ पर आ जाए। सर्टिफिकेट वगैरह तैयार है। कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट रह गए हैं, जो है 12th पास की है, उनको भी सर्टिफिकेट और जो है गिफ्ट दिया जाना है। बेटा उससे आ जाए और अतहर भी आ जाए, उनका भी सर्टिफिकेट रह गए। तो बराए मेहरबानी जो है स्टेज पर आ जाए। थोड़ा पास में थोड़ा यस इधर मेरे साइड देखो। ये भी लेना।
ओके स्माइल 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 Smile, smile, yes, smile. Okay.